खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एनआरसी यानी घुसपैठिए कौन है कौन नहीं है, इनकी एक लिस्ट तैयार करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एनआरसी पर 30 जुलाई का ड्राफ्ट फाइनल नहीं है और किसी भी भारतीय नागरिक का नाम एनआरसी की फाइनल लिस्ट में छूटेगा नहीं और किसी को गैर जरूरी दिक्कत भी नहीं होने दी जाएगी। आज संसद में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यही कहकर देश को इस मुद्दे पर भरोसा दिलाया। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि लिस्ट बनाने में भेदभाव बरतने के सारे आरोप गलत हैं और एनआरसी पर गैर जरूरी डर फैलाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी समेत लगभग पूरा ऑपोजिशन इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लामबंद है और देश के बाकी हिस्सों में भी एनआरसी लागू करने की बात कहकर बीजेपी की तरफ से भी सियासत जोरों पर है। आसाम और मणिपुर के गवर्नर्स ने भी पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात का सपोर्ट किया है। उधर एनआरसी पर ममता के स्टैंड का सपोर्ट कर रही कांग्रेस के बंगाल प्रेसिडेंट ने ममता के खिलाफ ही बिगुल फूंक दिया है। आसाम के टीएमसी चीफ पहले ही इस मुद्दे पर इस्तीफा दे चुके हैं, यानी इस मुद्दे पर सियासी दांव पे जमकर खेले जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या घुसपैठियों से इस देश को आजाद करने के इस प्रोसेस को क्या सियासत से आजाद नहीं किया जा सकता था? जब एनआरसी लिस्ट में रह गए लोगों को दोबारा मौका मिलना है तो क्यों हो रही है इस पर सियासत? और क्या वाकई एनआरसी पर गैर जरूरी डर फैलाने की कोशिश हो रही है इस देश में? आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी प्राइम डिबेट में। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। देश के 125 करोड़ लोगों के पास पासपोर्ट है क्या? नहीं ना। तो कोई आइडेंटिफिकेशन तो होना चाहिए। नागरिकता के सवाल जब आती है कि किस स्टेट में रह रहे हैं, किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, वो तो ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर और कश्मीर में स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 है, 370 हमारे यहाँ 15 है। तो मालूम होना चाहिए कि हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। क्या एनआरसी महज वोट बैंक की सियासत है? क्या एनआरसी के जरिए मजहब को तकसीम करने की हो रही है कोशिश? एनआरसी पर सियासत से किसको है फायदा? क्या एनआरसी का असर मुल्क की दूसरी रियासतों पर भी पड़ सकता है? क्या एनआरसी पर गैर जरूरी डर फैलाने की हो रही है कोशिश? राज्यसभा में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने एनआरसी के मामले पर जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि एनआरसी का ड्राफ्ट हतमीन नहीं है और जिनका नाम फहरिस्त में नहीं है किसी के साथ इम्तियाजी सलूक इख्तियार नहीं किया जाएगा, उन्हें मजीद मौका दिया जाएगा। उधर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा आनंद शर्मा ने कहा कि एनआरसी आसाम के हवाले से लिया गया फैसला है और इससे मुल्क भर में डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। 1971 से पहले के भारत के कहीं के भी सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस दिखाने पर वह योग्य माने जाएंगे, यानी उनका नाम सभापति महोदय एनआरसी में शामिल कर लिया जाएगा। मैं पुनः इसे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि यह केवल ड्राफ्ट है, न कि फाइनल एनआरसी। एनआरसी 1951 से और 1985 के अकॉर्ड से असम स्पेसिफिक है। सर, दिस इज इंपॉर्टेंट। एनआरसी इज असम स्पेसिफिक। होम मिनिस्टर मस्ट क्लैरिफाई दैट इट इज द पोजीशन, because today when there is talk that NRC will be extended to other states, it has created huge panic and fear in the country. एनआरसी पर ट्वीट हैंडल पर तरह तरह के ट्वीट ट्रोल हो रहे हैं जो कहीं न कहीं आसाम में एनआरसी को मजहब और वोट बैंक की सियासत से जोड़कर गैर जरूरी डर फैलाने के लिए काफी हैं। साबिक जस्टिस मार्कंडे काटजू ने ऐसे ही एक ट्वीट में एनआरसी को मजहब तकसीम करने वाली सियासत करार दिया। आसाम से किसी को जबरन नहीं निकाला जा रहा, लेकिन मंसूबा ये नहीं था। मंसूबा था वोट देने से आपको रोकना। अगर आप मुस्लिम हैं तो बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे तो आपको शहरियत क्यों दी जाए? आसाम में रहो लेकिन बगैर शहरियत के, ताकि तुम वोट न डाल सको। एनआरसी का ड्राफ्ट हतमी नहीं है। जिनका नाम फहरिस्त में नहीं है उन्हें मजीद मौका दिया जाएगा। किसी के साथ इम्तियाजी सलूक इख्तियार नहीं किया जाएगा। तो फिर आखिर इतना हंगामा क्यों है? क्या एनआरसी पर गैर जरूरी डर फैलाने की कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो यही है आज का बड़ा सवाल, सियासत कब थमेगी इस मुद्दे पर? और दूसरा सवाल कि एनआरसी पर गैर जरूरी डर इस देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है क्या?
अपनी सियासत चमकाने के नाम पर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। लखनऊ से सीधे वो लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। जेडीयू के सीनियर लीडर अफजल अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आरएसएस की तरफ से, संघ की तरफ से आज गुलरेज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और खास मेहमान बस चंद पलों में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। अमीनुल इस्लाम साहब जो कि एआईयूडीएफ के स्पोक्स पर्सन है, बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी एआईयूडीएफ, उसके स्पोक्स पर्सन गुवाहाटी से चंद पलों में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। शायना एनसी भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन, वो भी इस डिबेट को ज्वाइन करेंगी। और अतुल अंजान साहब जो कि सीपीआई के सीनियर लीडर हैं, वो भी इस डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। बस थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन गुलरेज शेख साहब, पहला सवाल आपसे जी, कहा यह जा रहा है और आज खास तौर पर होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया संसद में कि एक गैर जरूरी डर एनआरसी के नाम पर फैलाने की कोशिश की जा रही है और ऑपोजिशन की तरफ से यह काम किया जा रहा है। बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें बीजेपी के भी उन नेताओं का हाथ है इस सो कॉल्ड गैर जरूरी डर को देश में फैलाने में, जो इस तरह का बयान देते हैं कि भाई ये तो घुसपैठिए हैं, इनको एक लाइन से खड़ा करो, गोली मार दो सबको अगर देश की हिफाजत करना है तो। प्लस दूसरे स्टेट से भी बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं यहां भी एनआरसी लागू होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए। अभी एक स्टेट में लागू हुआ नहीं, उसमें ढेरों कमियां आ रही हैं, लापरवाहियां सामने आ रही हैं कि फलाना का नाम होना चाहिए था, नहीं हुआ, कहीं मां का नाम है, बेटे का नाम नहीं है, ऐसी तमाम गड़बड़ियां हैं। और दावे होने लगे अभी कि दूसरे स्टेट्स में भी लागू हो, उल जुलूल बयान दिए जाने। आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं दोनों तरफ से गैर जिम्मेदार बयानों का सिलसिला है? किसी एक पक्ष को आप जिम्मेदार ठहराएं, ये गलत नहीं होगा क्या? देखिए, इसमें जो भय का वातावरण निर्मित करने वाले फैक्टर्स हैं और फोर्सेस हैं, हाँ। वे कांग्रेस, ममता एंड फ्रेंड सर्कल, ये सब मिलकर भय का वातावरण निर्मित कर रहे हैं। जब स्वयं राजनाथ सिंह जी ने, देश के गृह मंत्री ने कह दिया कि ये जो है ये अभी कोई फाइनल लिस्ट नहीं है और जिन लोगों का नाम अभी इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है उनके पास निजी तौर पर पत्र जाएगा, क्या कमी रह गई वो उसको प्रस्तुत करें, उनका नाम आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर ये वोट बैंक का पोलराइजेशन करने का एक प्रयास है कि मुसलमानों को डराओ, उनको इकट्ठा करो और कांग्रेस और उनके जो तथाकथित दोस्त हैं, तथाकथित क्या वास्तविक दोस्त हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस की पेडिग्री का ही उत्पादन है, वही वैसे ही शरद पवार जी वो भी कांग्रेस पेडिग्री का उत्पादन है। तो ये सब मिलकर आपके तेलंगाना के जो एमएलए टी राजा थे वो क्या कर रहे थे? वो पुचकार रहे थे लोगों को, डर दूर करने की कोशिश कर रहे थे, ये करके कि सबको खड़ा करो, गोली मार दो, हिफाजत करनी है देश की। हमारी पार्टी का कभी भी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कभी भी इस प्रकार का स्टैंड नहीं तो रहा ऐसे है। लोग भी तो डर फैला रहे हैं ना, लेकिन तभी उन्हीं की वजह से आज राजनाथ सिंह साहब को ये क्लियर करना पड़ा कि गैर जरूरी डर मत फैलाइए। एक बात है कि उन्होंने भी किसी भारतीय मुसलमान के विषय में नहीं कहा, मैं मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं कर रहा। तो जो बात हुई है वो बांग्लादेशियों के बारे में है। तो बांग्लादेश से ममता को इतनी ममता क्यों हो रही है? और आप देखिए कि खुद उनकी पार्टी के जो असम के चीफ हैं उनमें भी राष्ट्र का भाव जागा, उनकी रीढ़ की हड्डी में भी चुभन हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप देखिए कांग्रेस के भी जो वहां के पश्चिम बंगाल की यूनिट के अध्यक्ष हैं उनको भी पीठ में उनकी रीढ़ की हड्डी में चुभन हो रही है कि ममता जी किस प्रकार की राष्ट्र विरोधी कृत्य में सम्मिलित हो रही हैं। और आप ये देखिए आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है विकीलीक्स का। विकीलीक्स ने क्या कहा कि सन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने IMDT एक्ट जो इन विदेशियों को निकालने के लिए बनाया था उसके विषय पर 2006 में असम में जाकर श्रीमती सोनिया गांधी ने क्या कहा कि नहीं, हम इस एक्ट के जरिए किसी को निकलने नहीं देंगे। उस एक्ट के उन्होंने दांत तोड़ दिए। और आप देखिए इसमें, ठीक है सुरेंद्र राजपूत साहब, ये ममता बनर्जी का जो स्टैंड है इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या ख्याल है? क्योंकि आप सभी को पता होगा, हम सभी को पता है कि 2005 में इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को बड़ा मुद्दा बनाते हुए, उन्हें डिजास्टर कहते हुए ममता बनर्जी ने किस तरह से जो पेपर था वो उछाल दिया था स्पीकर के मुंह पर और सदन से वॉकआउट कर गई थी। आज किसी भी नेता का स्टैंड अपनी ही कही गई बातों से इस कदर कैसे बदल सकता है? 2005 में जो ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के सरासर खिलाफ नजर आ रही थी, आज ऐसा क्यों लग रहा है उनके स्टैंड से, या बीजेपी को यह क्यों कहने का मौका मिल रहा है कि वो उनके साथ खड़ी है?
देखिए समीर भाई, ममता बनर्जी का जो स्टैंड है वो तो ममता बनर्जी के अधिकृत प्रवक्ता से पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि एनआरसी रजिस्टर का हम समर्थन कर रहे हैं। एनआरसी का 1985 का समझौता, लेकिन आप ममता बनर्जी के एनआरसी पर जो उनका स्टैंड है उसके भी तो साथ खड़े हैं ना। दो मिनट हमें, अब मैं इतना बड़ा क्या नाम प्रवक्ता नहीं हूं कि आप जैसे विद्वान शख्स के सामने टिक पाऊं। अगर आप बीच में कहेंगे तो 2 मिनट मुझे दे दीजिए खाली। मेरा ये कहना है, मेरा भी काउंटर आप बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट्स के हिसाब से, फैक्चुअल फैक्ट्स के हिसाब से जाइए, ठीक है ना। 1971 आपने बेंचमार्क माना। भारतीय जनता पार्टी 1951 की डिमांड कर रही। 1985 में हमने समझौता किया। उसके बाद तरुण गोगोई की सरकार ने एनआरसी को लागू किया। सुप्रीम कोर्ट इसमें सुपरवाइज कर रहा है। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ रहा है? यही संघ वाले लोग अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर ये लोग राजनाथ सिंह के बयान के साथ खड़े हैं तो असम के राज्यपाल को इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए गिरिराज सिंह को। इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए अपने सारे उन एमपीज को जिन लोगों ने बदतमीजी की भाषा का, हिंदू मुसलमान की भाषा का इस्तेमाल किया है। इन्हें बर्खास्त कर दें। गुलरेज फर्स्ट राउंड है, ऐसे नहीं। और सबको इन्हें उसको भी बर्खास्त कर। अरे चुप रह करके सुनिए गुलरेज एक भाषा की सभ्यता रखिए, नहीं परेशान हो जाएंगे। आप परेशान कर दें, आप तो मुसलमानों को परेशान करना ही जानते हैं। सब लोगों इन्हें बर्खास्त करना चाहिए। इन्हें बर्खास्त करना चाहिए अमित शाह को, जो सदन में उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि हिंदू मुसलमान से, अरे आग मारू का क्या करें? आग मारू अध्यक्ष, ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं, प्लीज बोलिए राजपूत साहब। की आप बात कर रहे हैं यार। गुलरेज साहब, आप कम से कम आप आदमियों की तरीके से बोलिए। आप तो जानवरों की तरीके से बोल रहे हैं। कौन आखबारू है? ऐसे नहीं होगा ना, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं गुलरेज। प्लीज, पर्सनल अटैक बिल्कुल नहीं होगा इस शो पर, प्लीज। क्यों कर रहे हैं? नहीं, अमित शाह के बयान की खिलाफत उन्होंने की। अमित शाह ने जो कहा है उसकी बात की जा रही है। पर्सनल अटैक का कोई मतलब नहीं है। और मुद्दे से जुड़ी हुई बात हो। सबसे गुजारिश है कोई किसी की हैसियत मत बताए। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो काबिल है, वो पूरी तरह से काबिल है अपनी राय रखने के लिए इस मुद्दे पर, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए कोई किसी की हैसियत की बात ना करे। बताइए, आप कह रहे थे कि 1951 से, हाँ ठीक है, नहीं हैसियत नहीं। देखिए समीर भाई, राहुल गांधी के ऊपर पर्सनल अटैक होगा तो इससे हैसियत से भी बुरी बात होगी। देखिए बाला साहब, ठीक है, मैंने बता दिया ना, वो मैंने कह दिया ना। साहब, ये आपकी और सुरेंद्र राजपूत की डिबेट नहीं है ना, प्लीज मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। और पर्सनल ग्रजेस जो है वो पर्सनल ग्रजेस इस डिबेट के बाहर सुलझा लीजिएगा प्लीज। दरख्वास्त है, गुजारिश है, हाथ जोड़। जी ठीक है, बिल्कुल नहीं समीर भाई, मुद्दे की बात कीजिए। लेकिन राहुल और सोनिया जी के ऊपर खामखा के अटैक कोई करेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। आप भी अमित शाह जी पे बात करें। ठीक है। शाइना एनसी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन जुड़ गई हैं। शाइना जी, आज बात हुई कि कुछ लोग गैर जरूरी डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हिसाब से वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से गैर जरूरी डर एनआरसी पर फैल रहा है देश में? बहुत सारे समाज के ठेकेदार बैठे हैं जो अपने ही बलबूते अपने ही बयान करते हैं और सोचते हैं कि ये विशेष टिप्पणी उनके पूरे कौम स्वीकार करेगी। ऐसा नहीं होता है। आदरणीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि एनआरसी का लिस्ट आने दीजिए। ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। जो लोगों का नाम नहीं आया है तो उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। फॉरेन ट्राइब्यूनल है वहाँ। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग डिसहार्मनी यानी कि एकता को न बनाए चाहते हैं, वो उनकी एक राजनीति है और उनका एक पर्सनल एजेंडा। आसाम हो या देश का कोई भी कोना जहाँ लोग आते हैं जाते हैं, माइग्रेंट्स भी हैं, इन्फ्लक्स भी है, वहाँ हमें ये देखना है कि भारत देश को कैसे हम सुरक्षित रखें। और जो इसके लिए एक क्लीनिंग प्रोसेस की आवश्यकता है, जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा, गाइडलाइंस हमने नहीं तय किए, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि एनआरसी का लिस्ट लागू किया जाए।
पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, और जो कोई रॉन्ग इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हु हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज, तो इसको एक टाइम टू टाइम क्लेंजिंग की आवश्यकता है, क्योंकि यही है नेशनल सिक्योरिटी। रही बात, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कांग्रेस लेकिन सरकार के पास क्या कोई ऐसा एक्यूरेट डेटा है क्या शाइना जी कि अभी हमारे देश के अंदर कितने बांग्लादेशी घुसपैठी घुस चुके हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें घुसपैठिए कहा जा सकता है? क्या सरकार के पास, क्योंकि अगस्त 2017 में जो सरकार की तरफ से बातें संसद में रखी गई, कहा गया हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है, डेटा है, और आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने स्वयं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में कहा कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के निमित्त हम बताएंगे कि कौन कौन है भारतीय नागरिक। जहां सवाल उठता है कि समझ लीजिए कि एक ओवरलुक या हाइंडसाइट में किसी का नाम छूट गया, तो आप आपके सबूत के साथ फॉरेन ट्राइब्यूनल जा सकते हैं। आप यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग एक वातावरण खौफ का पैदा करना चाहते हैं, वो अपने राजनीतिक फायदा के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। और ये बार बार मैं डिबेट पे सुनती हूँ कि आरएसएस ने ये कहा, बीजेपी ने ये कहा। अरे आप क्या जानते हो संघ के बारे में? नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनलिज्म, इसी का मतलब है कि भारत के हर एक नागरिक, हर एक कौम, हर एक विश्वास, हर एक आइडियोलॉजी को स्वीकार करते करते हम कोएग्जिस्ट सम्मान के साथ करें। तो जो लोग ये अफवाहें फैलाते हैं, मुझे लगता है कि पहले उनको ये समझना चाहिए कि सिटीजन कौन है, नॉट सिटीजन कौन है लोग जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, और कौन है लोग जो सिर्फ अफवाहें फैलाना चाहते हैं। ठीक है। अतुल अंजान साहब सीपीआई के सीनियर लीडर हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन कर चुके हैं। अतुल अंजान साहब, क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम घुसपैठी जो इस देश में आए हुए हैं, जो बाहर के लोग हैं, गलत तरीके से, अवैध तरीके से यहां पर रह रहे हैं, अगर उनको निकालने का, उनकी गिनती का काम यहां पर शुरू हो रहा है, तो उस पर सियासत अव्वल तो होनी ही नहीं चाहिए थी। अब जो राजनाथ सिंह साहब का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि किसी भी, ये मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी इंडियन सिटीजन का नाम नहीं छूटेगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह सारा काम हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं बढ़ता जा रहा है, और अगर किसी का नाम गलती से रह गया है उस लिस्ट में आने का, तो उसको भरपूर मौका दिया जाएगा। क्या उसके बाद इस मुद्दे पर सियासत खत्म हो जानी चाहिए? देखिए, सियासत उनकी बात पर नहीं खत्म होना चाहिए। सियासत को जो लोग कर रहे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में 1100 करोड़ रुपए खर्च कराकर ये पूरी की पूरी कवायद हो रही है। वो कवायद हो रही है राजीव गांधी, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण साहित्य परिषद के जो एग्रीमेंट हुआ है 1985 में, उसकी बुनियाद पर हो रहा है। अब चलता रहेगा इसमें, और इसके अंदर ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, परसों कहा कि ये मसौदा है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। 2 मसौदे आ गए। 3 करोड़ 20 लाख लोग असम की आबादी में हैं, 2 करोड़ 80 लाख लोगों का नाम मसौदे में है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं है। मुझे लोगों ने बताया और मैंने देखा कि भूतपूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब के, जो कांग्रेस के भी नेता थे, उनके पोतों का नाम नहीं है, उनके परिवार का नाम नहीं है। मुझे मालूम पड़ा कि असम के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं सुदीप गोहाइन, उनके परिवार के लोगों ने मुझे बताया कि उनके घर में पिताजी का तो नाम है, माताजी का नहीं है, उनके भाई का नहीं है, उनके ऐसे तमाम हैं। ये जैसे हमारे चुनाव में जो वोटर लिस्ट बनती है समीर साहब, उसमें बहुत से नाम छूट जाते हैं तो लोग जाके लिखवाते हैं, राशन कार्ड में छूट जाते हैं तो लिखवाते हैं। ये काम तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा, परसों, कि ये मसौदा है कि, लेकिन सवाल ये है कि इस सवाल पर हमारे तड़ी पार नेता जो है अमित शाह, जो अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ठीक खिलाफ भाषण किया, और उसके बाद फिर बाहर आके और गंदे गंदे भाषण किए। नहीं, मैं आपको ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाहर रखा है, और यही रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट में उनके बारे में। मैंने जवान का लबान का नहीं है,
मैं कह रहा हूं ये नाम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट से कहिए इसके लिए एक मुकदमा दायर करें कि सुप्रीम कोर्ट जो तड़ी पार कहा है इसको डिलीट कर दे। मैं सही बात मुद्दे पर आ जाए, मुद्दे पर आज की बात करते हैं गुलरेज साहब। नहीं, अब आप सुनिए, अब मेरा ये कहना है कौन बड़ा है? नहीं, राजनाथ जी बड़े हैं, राजनाथ, अरे छोड़िए, राजनाथ बड़े हैं या अमित शाह बड़े हैं, लेकिन एक दूसरी सवाल यह है कि पिछले चुनाव में सारे नरेंद्र मोदी जी से लेकर के अमित शाह जी और बीजेपी के लोग कह रहे थे 30% लोग गैर नागरिक आसाम के अंदर हैं। अब उसी सरकार के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के जो नाम आया तो उसमें सिर्फ 40 लाख है, होना तो 1 करोड़ चाहिए था। कहां चले गए वो नाम? तो आसाम के चुनाव में झूठ बोला गया ना, गलत बयानी की गई। अब इसलिए इंतजार कीजिए वो तमाम चीजों को हो जाए। इसको धर्म के आईने से हिंदू और मुसलमान के नाम से जोड़ने की कोशिश और सारे देश में एक तरह का बयान, यानी कुल मिलाकर आपकी बात का मतलब तो अतुल जी यही है ना कि सिविल वॉर और ब्लड बाथ का डर जो लोग दिखा रहे हैं वो गलत है, वो बेमानी है। बिल्कुल 100% गलत फहमी पैदा कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस के लोग, ताकि दहशत पैदा करके इस बुनियाद सिविल वॉर की बात बीजेपी ने नहीं की, मुद्दा बनाया। सिविल वॉर की बात ममता बनर्जी की तरफ से हुई, ममता बनर्जी की साइड से आई है। हाँ, देखिए ये किसने पहले भाषण दिया? अमित शाह ने भाषण दिया या ममता ने भाषण दिया? पहले किसने दिया? तो बोलने नहीं दिया ना उनको पूरा। बस खत्म हो गई बात। मेरा बात आपकी अदालत में हो गया, आपके दर्शकों के सामने रख दिया मैंने। अब आप ठीक है, मैं समझ गया। अफजल अब्बास साहब जेडीयू से हमारे साथ हैं। अफजल अब्बास साहब, डर दोनों तरफ से फैलाया जा रहा है? देखिए, सबसे डरना तो नहीं चाहिए। जहाँ मैं समझता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया, फिर राजनाथ सिंह ने जी भी जब कह दिया कि फाइनल रिपोर्ट नहीं है, कंफ्यूजन तो जरूर है, इसमें दूरा नहीं है। 40 लाख कम नहीं होते हैं। और एक भाई 40, हाँ हो सकता है कि लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हो, मतलब घुसपैठी हो सकते हैं, इससे भी इनकार नहीं कर रहा। लेकिन 40 लाख का छूटना, और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रूफ है, जैसे अतुल अंजान साहब बोल रहे थे अभी कि राष्ट्रपति के वैसे अखबारों में भी छपा है। बिल्कुल है, तमाम ऐसे एग्जांपल्स हैं। बहुत वाइफ का है, बेटे का नहीं है, बेटे का है तो माँ का नहीं है, माँ का है तो शौहर का नहीं है, खुद बीजेपी के एमएलए का नाम नहीं है। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं। एआईयूडीएफ के एमएलए उनका नाम नहीं है, 30 साल से एक आर्मी अफसर ने सर्व किया हुआ है आर्मी में, उनका नाम नहीं है। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं इसमें त्रुटियां नहीं, कुछ कमियां रही हैं। उस कमी को दूर करने का मौका मिल रहा है, और जब उस कमी को दूर कर लिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि सामने जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपके सामने आएगा। लेकिन इस तरह की बात कि गृह युद्ध और इसकी बात, मैं समझता हूं कि मुहम्मल बातें, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हम सबको मिलके जो है इसका सही, सारी पार्टियों की जिम्मेदारी मैं समझता हूं बनती है कि सब फिर से जो लोग छूटे हुए हैं वो अपना प्रूफ दिखाएं, अगर कि उसको ऐड कर ले ताकि ये सामने फाइनल फिगर आ जाए। मेरा मानना यही है। नहीं, हंसी आती है इस पर, लेकिन अभी आसाम में ठीक से लिस्ट नहीं बनी, ढेरों गलतियां सामने आई, लेकिन देश के तमाम स्टेट से आवाजें उठनी लगी हैं। बिहार में एनआरसी का सपोर्ट करेंगे क्या नीतीश कुमार? एनआरसी के सिर्फ एनआरसी की जो बात कर सिर्फ आसाम के लिए था और स्टेट के लिए नहीं था। हाँ, लेकिन बात तो हर जगह हो रही है ना, बात तो दिल्ली तक में हो गई। देखिए, करने के लिए जो करे अलग बात है। हम 1950 राहुल गांधी के, जिसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात 1985 की बात ही है। मेरा ये मानना है कि हम पार्टी है इसके पक्ष में है, और जो है जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर करने की जरूरत है, ताकि मतलब एक्चुअल जो फिगर सामने आ जाए। और मैं समझता हूं कि ये 40 लाख का बहुत कहीं ना कहीं कमियां इसमें है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। राजपूत साहब, अब क्योंकि आसाम का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल की बात जोरों पर है। बंगाल में दावा यह किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि करीब 1 करोड़ घुसपैठिए हैं। मैं रिकॉर्ड देख रहा था तो जुलाई 2004 में यूपीए की सरकार के दौरान संसद में यह बताया गया था कि देश में टोटल 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और बंगाल में 57 लाख हैं। तो क्या अब बीजेपी की तरफ से जो डेटा दिया जा रहा है 1 करोड़ का, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए समीर भाई, यही तो प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट के सदारत में कोई चीज हो रही है, आज की डेट में असम में हो रही है। जब असम में त्रुटियां सामने आ रही हैं तो ये लोग बंदर की तरीके से उछल करके बंगाल में पहुंच गए। उसके बाद अगर जब बंगाल में बात आने लगेगी तो फिर ये लोग क्या नाम आंध्रा में पहुंच जाएंगे, आंध्रा के बाद ये किर्गिस्तान भी पहुंच जाएंगे और अर्जेंटीना भी पहुंच जाएंगे। प्रॉब्लम भाजपा के साथ ये है कि आज की डेट में असम संभालिए ना, पहले असम से जो एनआरसी को सही तरीके से कीजिए,
और अरे एक मिनट गुलरेज भाई आप क्यों अननेसेसरी 2 मिनट रुक जाइए। आप क्या नाम, अगर आप खाम खा इस शो को खराब मत कीजिए क्योंकि समीर भाई फिर आगे परेशान होंगे। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं, आपको जवाब देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बड़े भाई अतुल भाई बैठे हुए हैं यहां, तो मैं भाषा की सभ्यता का थोड़ा सा लिहाज कर रहा हूं। आप थोड़ा सा आप करबद्ध प्रार्थना है आपसे, आप अपने मोहन भागवत को जो दिखाना है दिखा दीजिएगा, अलग से एक ट्वीट बना लीजिएगा, समीर भाई उसको रीट्वीट कर देंगे, आपको राज्यसभा मिल जाएगी। मेरा जो ये मानना है यहां पर कि आसाम का मुद्दा है, आसाम के मुद्दे पर आप रहिए। आसाम के मुद्दे में जो त्रुटियां हैं, फखरुद्दीन अली अहमद से लेकर के सारा, पहले उनको तो दूर कर लीजिए। अमित शाह को पूछ लीजिए कि अमित शाह सही है या राजनाथ सिंह सही है, सरकार सही है या आपका संगठन ठीक है। असम में प्रॉब्लम है, कूद करके आप बंगाल में जा रहे हैं। अरे पहले असम को ठीक कर लीजिए, फिर बंगाल में आइए। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव की राजनीति करती है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, इसके अलावा इसे कुछ करना ही नहीं आता, इन्हें सरकार चलानी नहीं आती। इनसे पूछे बाला साहब देवरस जो है 1951 से क्यों मान रहे थे, और बाला साहब देवरस ये क्यों कह रहे थे कि बांग्लादेश से जो अदर रिलीजन के आए हैं वो तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कभी नहीं कहा, ये बात कभी नहीं कहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आप झूठे हैं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बड़ी बात नहीं निकलकर सामने आ रही है कि एनआरसी पर, अरे भाई एक मिनट, एनआरसी पर आसाम में जो जिम्मेदारी भरा रवैया होना चाहिए वो नजर आ नहीं रहा है, और हम बात दूसरे स्टेट्स की कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। समझते हैं क्या? क्या एनआरसी पर गैर जरूरी डर फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और एआईयूडीएफ के स्पोक्स पर्सन अमीनुल इस्लाम साहब भी हमारे साथ अब गुवाहाटी से कनेक्ट हो चुके हैं। सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। इस्लाम साहब, पिछले 3-4 दिनों से पूरे देश में बहस का मुद्दा ये एनआरसी की लिस्ट बनी हुई है। क्या आपको लग रहा है आज जिस तरह से संसद में एक बड़ा भरोसा दिलाने की कोशिश की है राजनाथ सिंह साहब ने, उसके बाद हालात में कुछ बदलाव आएगा? जो गैर जरूरी डर एक पैदा हो गया था कि भाई एनआरसी की लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो हम घुसपैठिए साबित हो गए, क्या वो डर कुछ कम हुआ है, खत्म हुआ है? सुनिए समीर अब्बास जी, जो एनआरसी में जितने सारे लोगों के नाम अभी तक शामिल नहीं हुए थे, वो लोग सिर्फ एक ही, उनको पहले से ही ये बोला गया था कि इसके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट के बाद एक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड होगा, और जिन लोगों का नाम शामिल नहीं होगा उनको क्लेम्स करने के लिए अवकाश दिया जाएगा। सिर्फ इसी हिसाब से लोग अभी तक खामोश है और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जिनका नाम शामिल नहीं हुए हैं, उनके अक्सर लोगों के पास तो पुख्ता सबूत है, उनके पास लेगेसी डाटा है। ऐसे हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास 1951 के एनआरसी का कॉपी है, उनके नाम 1951 एनआरसी में थे, और 1908 के 1912 1934-32 के जमीन के जितने कागजात उनके पास है जमीन खरीद फरोख्त के लिए, और उनके लोगों, ऐसे लोगों के नाम भी इस ड्राफ्ट पे शामिल नहीं हुए, और वो लोग इंतजार में है कि क्लेम्स पीरियड जो शुरू होगा अगस्त 30 अगस्त से उनको चांस दिया जाएगा कि वो क्लेम करे, क्लेम फॉर्मेट फिलअप करके उनके पास जितना दस्तावेज जितने हैं उनको साथ में देते हुए वो क्लेम करेंगे, और इसीलिए इंतजार में है। इसके बाद जो आज ग्राउंड पर ऑन ग्राउंड कोई कियोस्क की सिचुएशन तो नहीं है ना अभी? मैं बस ये जानना चाह रहा था। नहीं, अभी तक लोग खामोश है, और वो लोग इंतजार में है कि हम हिंदुस्तानी शहरी है, हमारे पास ठोस सबूत है, दस्तावेज है, तो उन लोगों के दिल में ये विश्वास भी है कि हम जब क्लेम करेंगे, हम क्लेम का फॉर्मेट फिलअप करके जब क्लेम करेंगे, तो क्योंकि हमारे पास दस्तावेज मौजूद है तो हमारे नाम शामिल होगा आखिर फाइनल लिस्ट में। इसीलिए लोग खामोश है, अभी तक सब्र कर रहे हैं, और कोई लोग कोई दिक्कत नहीं पैदा कर रहे हैं और कोई परेशानियां भी नहीं है। लोग
इसलिए सिर्फ इसी वजह से लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, हमारे पास सबूत है, दस्तावेज है, हमारे नाम शामिल होगा आखिर फाइनल लिस्ट में, इसलिए इंतजार में है। ठीक है, ठीक है। अतुल अंजान साहब, यानी कहीं ना कहीं ग्राउंड पर हालात उतने बुरे नहीं हैं जितने नेताओं के बयानों में नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात ये है, कुछ नेता इस्लाम साहब, एक मिनट, अतुल अंजान जी से सवाल था। इस्लाम साहब, हो गया आपका? जी जी, मैं आता हूं आपके पास। अतुल अंजान जी। जी जी जी, मैं कह रहा हूं समीर अब्बास साहब की बिना मतलब लोगों के दिमाग में दहशत पैदा करके इसे एक हिंदू मुसलमान का सवाल, मैंने तो पहले कहा, आप देखिए अभी 1.5 साल 2 साल पहले जो चुनाव हुआ आसाम में, ये क्यों कहा जा रहा था कि 30% लोग यहां घुसपैठिए हैं, ये दूसरे देश के हैं, ये घुस गए हैं। और आज उसी सुप्रीम कोर्ट माननीय के निर्देशन में उसी सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है, जो कह सकते हैं कि ये मसौदा है, उसके अंदर सिर्फ 40 लाख लोग अभी छूटे हैं जिनके तमाम नाम जुड़ेंगे। तो ये बोगी पैदा करके देश के अंदर अपने देश की एकता को, अखंडता को क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये देश जितना हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है, उतना बौद्धों का है, उतना जैनियों का है, उतना पारसियों का है। ये बात समझ ले, जो इस देश की सरहद में पैदा हुआ है, जो जन्म लिया है और जो भारत के संविधान के अंतर्गत आता है, उसे कोई माई का लाल देश की सीमाओं के बाहर नहीं फेंक सकता। ठीक है। शायना एनसी, क्या आपको लगता है कि जो कुछ गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए कि जिस तरह से 40 लाख लोगों के नाम नहीं है तो वो सब घुसपैठिए हो गए, जल्दबाजी में जो बयान दिए गए उन्होंने कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा की और सियासत की शुरुआत वहां से हुई? क्योंकि दूसरी तरफ से फिर ये बयान आने लगे कि भाई सिविल वॉर हो जाएगा, ब्लड बात हो जाएगा, मतलब एक्सट्रीम में चले गए हमारे नेता। एक कवायद हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है, ढंग से हो जाए कोई काम, लेकिन ऐसा होता नहीं इस मुल्क में, हर चीज में सियासत। देखिए सबसे पहले तो 2-3 चीज राजनाथ सिंह जी ने आज कहा। एक कि एनआरसी का ये लिस्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हम उस आदेश का पालन कर रहे हैं। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जनता को जानना चाहिए कि कौन है भारतीय नागरिक और कौन नहीं। उसके अलावा जो लोग छूट गए हैं और जो उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो एक फॉरेन ट्राइब्यूनल है जहां वो जाके अपने पेपर्स सबमिट कर सकते हैं। अभी जो लोग इस पूरे मुद्दे को लेके लोगों को भड़का रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, मैं यही विनती करूंगी कि भारत जैसे विशाल देश में जहां इतने कौम मजहब के लोग रहते हैं और एकजुट रहते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, ये एक मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी का। और हमें जो सुरक्षित रहना है, तो हमें ये ना सिर्फ आसाम में या वेस्ट बंगाल, शायद बहुत सारे प्रदेश में ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग सिर्फ नाम जोड़ते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनके लिए तो ये कन्वीनियंट एक्सक्यूज बन गया। लेकिन जो लोग सही में देश के एकता और देश के सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से ये स्वीकार करेंगे कि कोई भी खिलवाड़ नहीं है, पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी है और एनआरसी का लिस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सबके सामने हम पेश करेंगे। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या आपकी पार्टी भी डंके की चोट पर यह मानती है कि बाहर से आए घुसपैठियों की इस देश में कोई जगह नहीं है? आपकी खुद की सरकार 2004 में 1 करोड़ 20 लाख का डेटा बता रही थी कि बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। अब ये सुनने में आ रहा है, कोई ऑथेंटिक डेटा तो आया नहीं सामने, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब 2 करोड़ के करीब बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। तो ये आपकी पार्टी का क्या क्लियर स्टैंड है इस पर कि इनको इस देश में नहीं रहना चाहिए, ये यहां रहकर हमारे लोगों के रिसोर्सेज नहीं खा सकते? देखिए, एनआरसी पर हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि हम एनआरसी के समर्थन में हैं। किसी भी अवैध अप्रवासी के लिए स्पष्ट रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हम उसके साथ में हैं और हमने ही समझौता किया। यहां पर ये जो शायना एनसी जी ने राजनाथ सिंह जी की बात की, बहुत अच्छी की।
हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जो सरकार बात कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग और संघ के लोग क्यों नहीं कर रहे। ये संघ के लोग क्यों देशद्रोही जैसी हरकतें कर रहे हैं। ये संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग एक दूसरे को हैसियत बताने की क्यों बात कर रहे हैं। ये संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग असम से लेकर और आंध्रा तक इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। चाइना एनसी जैसी बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जैसी बातें क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग। और इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए ना एक बार कि 1951 की यही मानते थे, बाला साहब देवरस यही मानते थे। संघ के लोग जमील गुलरेज जैसे लोग जो है ये देश में आतंक फैलाना क्यों चाहते हैं। ठीक, गैर जिम्मेदाराना बयान जो हैं वो दिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से जिम्मेदारी भरे जो बयान आ रहे हैं वो कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, लेकिन गैर जिम्मेदाराना बयान कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ये उनका कहना है। गुलरेज मेरी बात, संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दे रहे हैं। ठीक है गुलरेज, राजपूत साहब ने जो कहा और परम पूजनीय बाला साहेब देवरस के बारे में बोला वो 100% झूठ है। यदि ये सिद्ध कर सके कौन सी पुस्तक में लिखा है, इन्होंने कहां से लिया, तो मैं मान जाऊंगा। दूसरी बात देखिए, ये देश कोई धर्मशाला नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2, अरे आप मान के करेंगे क्या। मैं तो कल आपको अखबारों की कटिंग भेज दूंगा। अरे भेज देना सर, भेज देना। ठीक है, जितनी कटिंग कहेंगे उतनी भेज दूंगा। ढाका की आर्थिक विफलता के लिए दिल्ली जिम्मेदार नहीं है और न ही दिल्ली इसका कष्ट भोगेगा। अब मैं आपको सर कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। सन 2000 में मधुर गोडबोले जी जो कि सीमा प्रबंधन टास्क फोर्स के अध्यक्ष थे, उन्होंने रिपोर्ट में सरकार को कहा कि 1.5 करोड़ इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश के और ये 3 लाख प्रतिवर्ष के अनुसार आ रहे हैं 1995। तो आप लोग जो डेटा दे रहे हैं वो 2 करोड़ का दे रहे हैं ना कि 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी इस वक्त देश के अंदर मौजूद है। 1 करोड़ बंगाल में ही है। उन्होंने यही है ना आप लोगों का डेटा। 1.5 करोड़ तो 2000 में कहा था और ये भी कहा था कि हर महीने हर वर्ष 3 लाख आते हैं। हाँ, तो वृद्धि तो हुई है। हाँ। और अब मैं वो नाकामी रही ना हमारी सरकार की, इनको वापस कैसे भेजेंगे। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी 1995 में। हाँ। नरसिम्हा राव जी के MOS गृह राज्य मंत्री जो थे वो थे PM सईद, स्वयं मुस्लिम थे वो। उन्होंने उनका सदन में उनका वक्तव्य था कि मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स आर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश और ये हमारे लिए थ्रेट है। 1997 में इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री थे देश के, और लिखित में उन्होंने सदन में जवाब दिया कि 1.5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी भारत में बैठे हैं। और जहां तक इन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस है वो NRC का समर्थन कर रही है, तो इनकी बात अपने आप में ही झूठ साबित होती है। क्योंकि सोनिया गांधी जी ने 2006 में असम में जाकर उन्होंने कहा कि जो IMDT एक्ट है हम उसको खत्म करेंगे, और इन्होंने खत्म करके उसके दांत तोड़ दिए। तो ये दोनों विरोधाभास की बात कर रहे हैं ये लोग। एक तरफ से बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं और इन्होंने तो बाकायदा IMDT एक्ट को खत्म कर दिया। ठीक है। बिहार के बारे में जो बातें की जा रही हैं अफजल अब्बास साहब, उसका क्या सरकार क्या गंभीरता से ले रही है या फिर ऐसे ही हवाई बयान मान रही है? क्या कि बिहार में भी घुसपैठियों की संख्या हो सकती है, बिहार में भी NRC लागू हो, बिहारियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ममता बनर्जी कह रही हैं बिहारियों और बंगालियों को टारगेट किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। बंगाल असम करे उनकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जहां तक मैं समझता हूँ कि 6 कारण होते हैं, 6 तरीका होता है जो एक सिटीजन के लिए। एक सिटीजन बाय बर्थ, सिटीजन बाय मैरिज और सिटीजन बाय नेशनलाइज और सिटीजन बाय डिसिडेंट होता है, और 2 और है। इस कैटेरिया में जो भी आता होगा उसको लिया जाएगा। 6 गालबन 6 आते हैं। हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हम देखिए, मैं किसी पर तरकीब नहीं कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी RSS को या अतुल अंजान साहब, किसी की बात नहीं। बस सीधी सी बात है कि हम वेट करें, और जो सामने अभी इसका फाइनल जो सोल्यूशन निकल के आता है उसके बाद से कोई कमी हो बात तो बात निकली। अभी जब सब को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी फाइनल लिस्ट ही नहीं आई और इतनी सियासत करनी चाहिए। और ममता बनर्जी का जहां तक बयान खूनरेजी हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं समझता बिल्कुल वो सिर्फ सियासत की बुनियाद पर इस बयान दे रही, नहीं देना चाहिए उनको। एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, कि सीनियर लीडर है और उन्हें बहुत संघर्षशील लेडी रही है, उनके बयान यहाँ पे गिरियुद्ध होगा। उन्होंने सफाई दी कि मैं नहीं चाहती कि ब्लड बात की नौबत आ जाए, मैं नहीं चाहती कि सिविल वॉर की नौबत आई, इसलिए मैं बोल रही हूं। और दूसरी बात, उनके बारे में ये माना जाता है, मुझे ये भी कहा कि वो 8 दिन तक कोई बात नहीं लेती हैं। एक बार, लेकिन और भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि हम अलायंस में हम बोलना भी नहीं चाह रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग
जो इस तरह के जो फालतू का बयान देते हैं, जिससे प्रधानमंत्री की छवि पर असर पड़ता है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों पे प्रधानमंत्री को अविलंब एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल, ताकि समाज में द्वेष न फैले। बिल्कुल, एक तरफ आप ऑपोजिशन पर आरोप लगा रहे हैं कि आप डर फैला रहे हैं, वो लोग जो कह रहे हैं गोली मार दो, वो तो सबसे ज्यादा बुरा काम कर रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा अफवाह डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे परहेज करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के सदर और भारतीय प्रधानमंत्री को इस पे गौर करना चाहिए और ऐसे लोगों को कि जबान बंद कराने की कोशिश करे वो। ऐसे लोग उद्देश्य हित में अच्छी बात, बिल्कुल, जो डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इस लिस्ट के नाम पर, उनकी जबान बंद होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कोई भी हो, अतुल अंजान साहब, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अतुल अंजान साहब, अब मान लीजिए जब फाइनल लिस्ट इसकी आ जाती है और मैं कहता हूं अभी 40 लाख की बात हो रही है, उसमें से 20 लाख लोग ही ऐसे निकलते हैं जिनके बारे में पता चलता है कि भाई वो हमारे नागरिक नहीं है, यानी 25 मार्च 1971 के बाद आए हुए लोग हैं और जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्या लिया जाएगा? बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि इनको हम डिपोर्ट कर देंगे, बांग्लादेश भेज देंगे। बांग्लादेश तो सिरे से खारिज कर चुका है इस बात को, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा तो ये तो आपका इंटरनल मामला है, हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे कोई वास्ता नहीं। तो इन लोगों का होगा क्या, मुस्तकबिल क्या होगा इनको? देखिए, हम भारत कोई अकेला देश नहीं है, इस तरह की समस्याएं कई देशों में आए। हमारे देश का संविधान है, हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर यकीन करना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं अपने गृह मंत्री पर यकीन करूंगा, मैं भाजपा अध्यक्ष जो अमित शाह पर यकीन नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, अहमदाबाद के दंगों के बाद जब दुनिया में भारत के बारे में बहुत हुआ, तो उस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ जाने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी अहमदाबाद में गए थे और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री की हैसियत से जब गए तो तमाम जो रिफ्यूजी औरतें और बच्चे थे उनके बीच में गए। उनका चित्कार, उनका रोना, उनकी मार काट की जिस स्थिति को सुनकर क्या कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि मैं दुनिया में कैसे मुंह दिखाऊंगा। बगल में आज के नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री खड़े थे वो मुख्यमंत्री थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था मैं दुनिया में क्या मुंह दिखाऊंगा। अहमदाबाद के दंगों ने मेरे मुंह पर कालिख पोत दी है। और उन्होंने अगले बार ये कहा था कि सरकारों को राजधर्म निभाना चाहिए। मैं आज उसी बात को कह रहा हूं कि इतना हंगामा मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब काम हुआ है। जो निकलेंगे घुसपैठिए उसके संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा, और अगर लोगों को परेशानी हो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे, हेग में, वहां बात होगा। नहीं बात समझ में आएगी तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में चले जाएंगे, उनका फैसला बांग्लादेश और तमाम देशों के बीच में होगा। इस देश के अंदर के माहौल को खराब मत करिए, हमको और आपको मोहब्बत के साथ रहने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान की बड़ी संख्या। अतुल अंजान साहब, बात नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं ना। अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनके बारे में ये कहेगा। देखिए, नहीं, अगर आप कुछ कहेंगे तो उनके खाने पाने रहन सहन के लिए भी वो ह्यूमन राइट कमीशन यूनाइटेड नेशन का, जिसमें हम भी पैसा देते हैं, लाखों करोड़ रुपया देते हैं, वो देखेंगे। और हमको सबको सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उसकी तरफ इंतजार करना चाहिए। और दंगे फसाद की स्थिति मत पैदा करो और उसे वोट से मत जोड़ो। इस देश का सबका सबसे बड़ा, हम सबका धर्म हो सकता है, अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, लेकिन भारत को चलाने का एक है, वो है भारत का संविधान। उसे तोड़ने की इजाजत, उसे कमजोर करने की इजाजत, उसे बदलने की इजाजत इस देश की जनता किसी भी सरकार को नहीं देगी। शायना जी, ये मैटर ऑफ कंसर्न तो सरकार के लिए भी होगा ना, बीजेपी के लिए भी होगा ना, कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को तवज्जो दी जाए या नेशनल सिक्योरिटी को दी जाए। नजरअंदाज तो मेरे ख्याल से किसी भी बात को नहीं किया जा सकता। देखिए, जब बहुत बड़ी बहस हो रही थी रोहिंग्या मुद्दा को लेके, तब देश ने क्या कहा, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री एकजुट थे कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। ये मुद्दा एनआरसी का सिर्फ आसाम, वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा, हमें ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक हम कैसे प्रिलिमिनरी लिस्ट ट्रांसपेरेंट रूप से सबके सामने पेश करें।
मैं मानती हूँ कि जब इतने लाखों की तादाद में लोग बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कोई छूट सकता है, लेकिन उनके पास ये फोरम है जहां वो जाके मांग सकते हैं कि देखिए हमारे डॉक्यूमेंट्स और हमें सिटीजनशिप चाहिए। अभी जो आप एक नॉन सिटीजन है तो आपके पास क्या पर्याय है, ये देखना जरूरी है। क्या नेशनल सिक्योरिटी, या ये देखना जरूरी है कि कौन आना चाहता है, घुसना चाहता है भारत को अस्थिर करने के लिए। तो जब आप बहस कर रहे हैं, और मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ समीर जी, हर डिबेट में आरएसएस को घसीटते हैं। आरएसएस की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, वो सिर्फ अपना काम करते रहती है नेशनलिज्म को लेके और नेशनल सिक्योरिटी को लेके। जो ठीक है, अमीनुल इस्लाम साहब, ऑर्गेनाइजेशन अमीनुल इस्लाम साहब, एआईयूडीएफ पर ये आरोप लगता रहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी जो बाहर से आए हैं वो दरअसल आपकी पार्टी का बड़ा वोट बैंक है, इसलिए आपकी पार्टी ये नहीं चाहती कि उनको हम डिपोर्ट करें या उनको बाहर भेजने की बात हो। क्या इस फैक्ट को हटाकर अब हम इस तरह से देख सकते हैं क्या कि एआईयूडीएफ पूरी इस मुहिम के साथ खड़ी है? ये बिल्कुल झूठ है। हमारे पार्टी को भी बांग्लादेशी वोटर्स को यूज नहीं करते हैं, बांग्लादेशी वोट बैंक पे हम डिपेंड नहीं करते हैं, और हमारा ये स्थिति स्पष्ट है कि हम 1971 24 मार्च के बाद जो भी आए बाहर से, हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी को हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा ये स्थिति स्पष्ट है। लेकिन असम में वो भी बीजेपी इस हालात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो हिंदू हो तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास करके हिंदू जितने घुसपैठी हो उनको कबूल किया जाए और मुस्लिम को कबूल नहीं किया जाए। लेकिन हम बीजेपी की तरह डबल स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। हमारा स्थिति स्पष्ट है, कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, 1971 25 मार्च के बाद आने वाले किसी को हम कबूल नहीं करेंगे। लेकिन हमारे आसाम में ऐसा कुछ फोर्स है जो ये करार देने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे 40 लाख बांग्लादेशी है। लेकिन हमारा ये मुद्दा है कि आसाम में जितना फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं वो भी 100 फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है, इस फॉरेनर ट्राइब्यूनल में अगर किसी के नाम पे केस चलाया जाता है, उसका सारे के सारे सबूत दस्तावेज देखते हुए जब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल उनको इंडियन सिटीजन करार देते हैं, इसके बाद फिर अगले महीना फिर उनके नाम केस किया जाते हैं। कोई ऐसा आदमी है जो 3 मरतबा वो इंडियन सिटीजन साबित हो चुके हैं, फिर उनके नाम पे केस चलाए जाते हैं। तो ऐसा फोर्स असम में भी है कि जो यहाँ से 100 साल से 150 साल से असम में ये सोच तो बदलनी होगी कि अगर हिंदू वहां से आए हुए हैं तो उन्हें घुसपैठिए ना माना जाए, मुस्लिम आए हुए हैं तो वो घुसपैठिए हैं। ये सोच तो बदलनी होगी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मूल आत्मा है। हाँ, ये सोच बदलने हैं जी। हाँ गुलरेज, हाँ, ये हम इसके खिलाफ है। हमारा ये मानना है कि 71 के वो बिल पास नहीं होता। हम हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो वो दो चीजें होती हैं। राज्यसभा में ऑपोजिशन ने अटकाया हुआ है, कांग्रेस ने अटकाया हुआ है। सुनिए एक होता है शरणार्थी और एक होता है घुसपैठिया। शरणार्थी वो होता है जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन या पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन से बचकर अपनी जान, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। लेकिन देश की मंशा तो यही है ना कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर भारतीय नहीं तो उसको डिपोर्ट कीजिए। देश की मंशा यही है। जो प्रोसिक्यूशन से बचा रहा है अपने आप को, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से या फिर पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन से, उसको तो रखना हमारा धर्म बनता है। लेकिन जो आर्थिक कारण से आ रहा है तो ही इज नॉट देयर, नॉट आवर लायबिलिटी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शाइना एनसी, सुरेंद्र राजपूत जी, इस्लाम साहब, अफजल अब्बास साहब, अतुल अंजान जी, गुलरेज शेख, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।